सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर शिवाकांत पाठक एक बार फिर आपके सम्मुख सत्य, न्याय और धर्म की प्रयोगशाला में आपका स्वागत करता हूं। और ऐसा करते हुए मैं अपने अंदर आपकी उपस्थिति को महसूस कर पा रहा हूं। आज मैं आप लोगों के सम्मुख मध्यस्थ दर्शन के एक नए लेक्चर को लेके, जो लेक्चर नंबर 14 है, उपस्थित हूं। और इस लेक्चर में हम मानव शरीर और मानव की चेतना को लेके चर्चा करेंगे। देखेंगे कि शरीर क्या है और चेतना क्या है और इन दोनों का आपस में संबंध क्या है। तो चलते हैं। मध्यस्थ दर्शन में मानव मूल्य की लेक्चर नंबर 14, जिसमें मानव जीवन एवं शरीर को संयुक्त रूप में किस रूप में देखा जाए, इसको लेकर चर्चा करेंगे। जहां हम इस लेक्चर में अपने पिछले लेक्चर से आपको कनेक्ट करेंगे और नए लेक्चर में जो मेरा टॉपिक है उस पर आएंगे। तो चलते हैं, देखते हैं। अभी तक की चर्चा में जिसकी बात किया है वो है कि जो इकाइयां हैं और जो अस्तित्व है वह एक दूसरे के साथ सह अस्तित्व के रूप में नित्य वर्तमान है। जो इकाइयां हैं उसको इकाई या सत्ता के नाम से हम जानते हैं। सत्ता या प्रकृति या इकाई या मटेरियल इस स्पेस में विद्यमान है हर वक्त, निश्चित रूप से। ये प्रकृति 4 अवस्थाओं में है। पदार्थ की अवस्था में है, प्राण की अवस्था में है, जीव की अवस्था में है और ज्ञान की अवस्था में है। और यह लगातार क्रियाशील है। वो हर वक्त जो है रिएक्शन के मोड में है। इसलिए यह हर वक्त समय के साथ सृजन की कड़ी में लगी हुई है। जहां पदार्थ अवस्था में समस्त निर्जीव आते हैं, प्राण अवस्था में समस्त वनस्पतियां आती हैं, जीव अवस्था में समस्त जानवर आते हैं और ज्ञान अवस्था में केवल सभी मानव ही आते हैं। हम लेक्चर नंबर 1 से लेके 13 तक मध्यस्थ दर्शन क्या है, क्यों जरूरत है और उसमें प्रकृति के विषय में अभी तक चर्चा की है। चूंकि मध्यस्थ दर्शन मानव केंद्रित चिंतन है, इसलिए, और यह समसामयिक भी है, इसलिए अब हम इस लेक्चर से मानव के अध्ययन की भी शुरुआत करने जा रहे हैं कि इस पूरे अस्तित्व में मानव की भूमिका क्या है, किस लिए यहाँ है, किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यहाँ है। देखिए, मानव जो है 2 चीजों का संयुक्त है। एक उसका ये मटेरियल इकाई जो मैं आपको आपके पर्दे पे नजर आ रहा हूं, यह एक ढांचा है, मटेरियल है, आपका भी है, समस्त मानवों का है, जिसको मटेरियल शरीर कहा जाता है, जड़। और इसके अंदर जो मैं हूं, जीवन है, सेल्फ है, यह इन दोनों का यह संयुक्त कंबाइंड रूप है, संयुक्त रूप है।
शरीर जो है एक बायो ऑर्डर है, अ कंपोजिशन ऑफ बायो ऑर्डर। यह बायोलॉजिकल मशीन है, डिवाइस है, और उसके अंदर जो चेतना है वह एक गठनपूर्ण परमाणु है, सेल्फ अ कॉन्स्टिट्यूशनली कंप्लीट एटम है। और इसमें सेल्फ ही प्रधान है, सेल्फ को ही सब कुछ चाहिए। सुख और समृद्धि की निरंतरता की जो कामना है वह यही, जिसको एक गठनपूर्ण परमाणु कहा गया, उसी को चाहिए। ये परमाणु क्यों है? यह एक इकाई है, सेल्फ एटम है। यह एटम इस बॉडी को, इस जीवन को बांधने का काम करता है, इसको बांधने का काम करता है। जैसे पदार्थ अवस्था में परमाणु में एक न्यूक्लियस होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ऐसे ही मैं एक पूर्ण परमाणु हूं जिसमें शरीर है और मैं हूं। शरीर जो है बायोलॉजिकल मशीन है, प्राणावस्था में है, जबकि मैं एनर्जी हूं, चेतना हूं। और इन दोनों को जैसे न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉनों को चारों तरफ बांधने का काम करता है, यह चेतना भी एक परमाणु है और उसी हिसाब से उसको बांधने का काम करती है। इसमें भी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है जैसे परमाणु में होता है, जिसे मध्यांश कहते हैं। और जैसे इलेक्ट्रॉन एटम में चारों तरफ कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, वैसे ही इसके 4 ऑर्बिट भी होते हैं, 4 कक्षाएं होती हैं। देखें इन कक्षाओं की स्थिति क्या है और क्या क्या इनके नाम है। जैसे परमाणुओं में जो कक्षाएं होती थी तो उसको बोरबरी ऑर्बिट कहा गया, KLMN से जाना गया। फिर उसको जो बोरबरी ऑर्बिट को भी सब ऑर्बिटल में डिवाइड किया गया, और किसी एटम की प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉनों की विभिन्न ऑर्बिटों में पाए जाने के कारण डिसाइड हुई। तो यहां भी मेरी स्थिति है कि जीवन भी, मानव जीवन भी एक इकाई है, परमाणु जैसा है, मध्यांश है और इसके मतलब न्यूक्लियस है, इसके पास 4 ऑर्बिट है। मध्यांश जो है आत्मा है, एक अंश है शरीर का, इस पूरे सिस्टम का, जो एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, सोल, आत्मा। इस आत्मा की पहली ऑर्बिट में, इनर मोस्ट ऑर्बिट में, जो 2 अंश पे सब एटॉमिक पार्टिकल है, उसको कहा जाता है बुद्धि, इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्ट कहा नहीं जाता, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। यह फर्स्ट ऑर्बिट में पाया जाता है। इसकी दूसरी ऑर्बिट पे, जो उससे 8 डिग्री पे है, 8 अंश पे है, सब एटॉमिक पार्टिकल जो कंटेम्पलेशन करता है, सोचता है, चिंतन करता है, चित्त। इसके थर्ड ऑर्बिट पे, जो 18 डिग्री पे है, जो सब एटॉमिक पार्टिकल है, उसको वृत्ति कहा जाता है, कॉग्निशन। और जो इनर मोस्ट ऑर्बिट है, फोर्थ ऑर्बिट,
42 डिग्री पे है 2, 8, 18, 32 सब एटॉमिक पार्टिकल। इसको माइंड, मन कहा जाता है। इसीलिए दौड़ता बहुत है। जैसे आउटर मोस्ट टारगेट के इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी ऊर्जा दीजिए, वो निकल जाता है। केमिस्ट्री में आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन विभव पढ़ा होगा कि वह ऊर्जा है जो एक आउटर मोस्ट टारगेट को निकालने के लिए यूटिलाइज होता है, क्योंकि उसका मध्यांश से, न्यूक्लियस से दूर हो जाता है तो उसका अट्रैक्शन कम हो जाता है। ऐसा ही ये मानव का है, इसका आत्मा से दूरी। इसलिए मन डोलता बहुत है, भागता बहुत है। थोड़ी सी विचारों की हवा लग गई, यह जो है दौड़ने लगता है। जो ये 4 ऑर्बिट हैं आत्मा के, बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन, ये सभी अंश एक जैसे हैं और स्थिति के अनुरूप ये चारों ऑर्बिट में ये चारों चीजें अपनी अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करते हैं कि किसका क्या कार्य है और उस कार्य के अनुरूप वो व्यवहार करते हैं। हमको सिर्फ जानना है, समझना है इनके कार्यों को और बिना तनाव के इन कार्यों को करते देना है, जिससे हम सुख और समृद्धि की अवस्था को प्राप्त कर सकें। जीवन की 10 क्रियाएं हैं मध्यस्थ दर्शन के अनुसार। जिन इन 10 क्रियाओं को कौन और कहाँ होता है इसको जानने का प्रयास करें। जो मध्यांश है, आत्मा मुख्य है इस शरीर का, जो यूनिट एक परमाणु है, इसमें जो आत्मा है, कहते हैं ना आत्मा का परमात्मा में विलय हो गया। तो जिस आत्मा को ये जो कहते हैं कि आत्मा का परमात्मा में विलीन हुआ है, तो उसी आत्मा, हमारा वो आत्मा में शरीर का केंद्र है। आप जानते हैं किसी का केंद्र खत्म हो जाएगा तो एटम खत्म, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और वही डिस्ट्रॉय होना मरना कहा जाता है। आत्मा में रियलाइजेशन और ऑथेंटिकेशन होता है, और अनुभव और प्रमाणिकता की क्रिया होती है आत्मा में। और आत्मा के बाद जो बुद्धि है फर्स्ट ऑर्बिट पे, तो जो क्रियाओं की का रियलाइजेशन और ऑथेंटिकेशन होता है, बुद्धि की क्रियाओं को बोध और संकल्प के रूप में पहचाना गया है। अगर आप मेरे पिछले लेक्चरों को देखें तो जब मैं ह्यूमन वैल्यू के बेसिक कोर्स की वीडियो देखेंगे, राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग कॉम्प्रिहेंसिवली की वीडियो देखेंगे, वैल्यू रिलेशनशिप के वीडियोस देखेंगे, तो जो मैं चर्चा किया था कि मानव शरीर में एक सॉफ्टवेयर होता है जो ऊपर से वर्क करता है। समझाने के लिए उसको नीचे से ऊपर अगर आप देखेंगे तो हम येलो जोन और पर्पल जोन की बात, जो एनिमल कॉन्शियसनेस से ह्यूमन कॉन्शियसनेस की बात ट्रांसफॉर्मेशन का किया था, उसी चीजों को हम मध्यस्थ दर्शन के चश्मे से देखने की कोशिश कर रहे हैं। जो अनुभव, प्रमाणिकता है, रियलाइजेशन है, ऑथेंटिकेशन है, वो आत्मा में होता है, और बुद्धि में बोध और संकल्प के रूप में पहचाना जाता है। चित्त जो होता है
चित्त में क्रियाओं का चिंतन या साक्षात्कार या इमेजिन का नाम दिया गया है। उसकी जो गतिविधियां वहां भी बताई गई थी, चित्रण, मामलों के अंदर जो सोचता है उसका इमेज डेवलप हो जाता है। चित्त में चित्रण, इंटरव्यू, कंटेम्पलेशन, ऑब्जर्वेशन, चिंतन, ये सब होता है। जो वृत्ति है, जो तीसरी ऑर्बिट में है, चित्त तो लास्ट ऑर्बिट में है। वृत्ति में जब इमेजिनेशन होता है तो दोनों क्रियाओं का कंपैरिजन होता है और एनालिसिस होती है, तुलना और विश्लेषण कि सही है या गलत। अगर वृत्ति गलत है तो सही गलत कंपैरिजन होगा, और जब गलत कंपैरिजन होगा तब हम गलत निर्णय लेंगे, और गलत निर्णय लेंगे तो हम सुख, जिसकी फंडामेंटल चाहना या मोक्ष की प्राप्ति या तृप्ति के भाव में जीने के लिए जो मैं पैदा हुआ हूं, फिर वो मैं नहीं पाऊंगा। इसके बाद जो मन होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट का, जो 32 डिग्री पे है, वह जो है क्रियाओं का सिलेक्शन और टेस्टिंग, चयन और आस्वादन करता है। तो जो पिछले लेक्चरों का जो कोर्स था, वही चीज हम मध्यस्थ दर्शन के चश्मे से देखने की कोशिश करते हैं। सत्य तो वही है, जैसे नदियां, विभिन्न नदियां समुद्र में जाके मिलती हैं, वैसे तरीके चाहे जो हो, सबका आउटपुट एक ही है। चाहे फिजिक्स का आउटपुट एक हो, एक है, केमिस्ट्री का एक है, साइंस का एक है, ह्यूमन साइंस का एक है। जीवन की जो शक्तियां हैं उनको देखने का प्रयास करें हम। आत्मा की शक्ति को प्रमाण कहा जाता था, ट्रिनिफिकेशन। जो पावर ऑफ सोल है, पावर ऑफ आत्मा, पावर ऑफ बुद्धि को रितंबरा कहा जाता है, पावर ऑफ चित्त को इच्छा कहा जाता है, और पावर ऑफ वृत्ति को विचार कहा जाता है, और पावर ऑफ मन को आशा कहा जाता है, एक्सपेक्टेशन। इच्छा, विचार, आशा, जब हम आपको पढ़ा रहे थे, जो मेरे लेक्चरों में था, जब हम आपको बता रहे थे, सही शब्द होगा, जब हम आपके साथ चर्चा कर रहे थे, हम अपने विचारों को एक दूसरे में ले रहे थे, तो हमने कहा था कि हमारे मन में, हमारे चेतना में शक्ति भी है इस प्रकृति में, इच्छा, विचार और आशा के रूप में। वो यही है चित्त, वृत्ति और मन में। चित्त में पावर ऑफ डिजायर है, वृत्ति में पावर ऑफ थॉट है, और मन में पावर ऑफ एक्सपेक्टेशन है। इच्छा, विचार और आशा की शक्ति, यही शक्ति हमें सोने नहीं देती, हर वक्त परेशान करती है। किसके लिए? मोक्ष की प्राप्ति के लिए। और मेरी स्थिति क्या है? मैं लूटने, मारने, काटने में लगा हूं, फिजिकल फैसिलिटियों को इकट्ठा करने में। संबंधों को मैं नहीं देख पा रहा हूं। मैं किस लिए यहां आया हूं, मेरी भूमिका क्या है, मैं इसको भी पहचान नहीं पा रहा हूं। इन पांचों क्रियाओं को क्रमशः प्रामाणिकता, संकल्प, चित्रण, विश्लेषण और चयन के रूप में पहचाना गया है। जीवन के जो बल है, देख लें,
जीवन में 5 बल है: आत्मबल, बुद्धि बल, चित्त बल, वृत्ति बल और मनोबल। यही जो 5 बल है, फिर से एक बात सुन लें। आत्मबल, फोर्स ऑफ रियलाइजेशन। बुद्धि बल, फोर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ज्ञान बल जिसको भी कहा जाता है। चित्त बल, फोर्स ऑफ कंटेम्पलेटिंग। वृत्ति बल, force of comparing, oblique cognition, and force of testing। यही बल मेरे शरीर के अंदर, मेरे अंदर सारी क्रियाओं के रूप में उपस्थित होते हैं, और इन्हीं से मेरी सारी ये स्टैटिक एक्टिविटी है। दिस इज कंटिन्यू इन द बॉडी। जब से मैं पैदा हुआ हूं और जब तक मैं यहाँ रहूंगा तब तक ये कंटिन्यू है। और यही जो स्टैटिक एक्टिविटी है, यही मेरे शरीर में डायनामिक एक्टिविटी करने के लिए प्रेरित करती है। अगर कंप्यूटर की भाषा में करूं तो यही मेरा सॉफ्टवेयर है, जब चाहे इसको रन करके काम करें। ये वो स्थिति क्रिया के रूप में व्यक्त होते हैं, जिसका करने का मतलब यह है इन 5 क्रियाओं में अगर हम देखें क्रमशः अनुभव, बोध, चिंतन, साक्षात्कार, तुलना और आस्वादन के रूप में इनको पहचाना गया है। और जो डायनामिक एक्टिविटी हम करते हैं विचारों की, निर्णय लेने की प्रक्रिया में, कोई भी कार्य व्यवहार या बड़ी व्यवस्था में भागीदारी के लिए जो भी कार्य हम करते हैं, यही जो करते हैं वो डायनामिक एक्टिविटी है। वो डायनामिक एक्टिविटी गतिशील क्रिया है। यही स्टैटिक एक्टिविटी उस डायनामिक एक्टिविटी के पीछे रहती है। और इन सब क्रियाओं का आधार कौन है? मैं। शरीर में चेतना, जीवन किस रूप में है? बेसिस ऑफ एक्टिविटी ऑफ सेल्फ अंडर द शेल्टर ऑफ आत्मा। किसकी छाया में? आत्मा की छाया में, आत्मा के आश्रय में। किसके अंदर ये आत्मा है? अंडर द शेल्टर ऑफ बॉडी, इस शरीर के अंदर। शरीर के अंदर आत्मा, और आत्मा से सारी क्रियाएं का कंट्रोल। देखें, इस लेक्चर को बहुत ध्यान से सुने, समझें, न आने की स्थिति में इसको रिमाइंड करके देख लें। इस लेक्चर में जो समरी है देख लें। मानव जीवन है क्या, किस किस चीजों का कॉम्बिनेशन है। मैं ये दिखाने की कोशिश किया है कि मानव शरीर भी, जो शरीर और चेतना का कॉम्बिनेशन है, वह स्वयं में एक परमाणु है। उस परमाणु की रचना कैसे है, मध्यांश में कौन है, उसके ऑर्बिट पे कौन कौन लोग हैं, उसका पावर क्या है, उसके अंदर क्रियाएं क्या होती है, उसकी डायनामिक एक्टिविटी क्या है, और उसकी स्टैटिक एक्टिविटी क्या है, और लास्ट में उसकी डायनामिक एक्टिविटी क्या है। इन सब पे हमने चर्चा किया। कहने का मतलब कि मेरे अंदर का जो सॉफ्टवेयर है उसकी फिजिक्स क्या है, ये जानने का प्रयास किया। जैसा कि मैं मध्यस्थ दर्शन में परंपरा रखा हूं कि कार्य देता हूं, इनको सुने और समझे। और ये कार्य जो है, ये रियलाइजेशन में आपकी मदद करेगी। जो कार्य है, सुने, जीवन की 10 क्रियाओं को सुनने, ध्यान देकर अनुमान लगाने की कोशिश करें। उनमें से किन किन क्रियाओं को मैं देख पाता हूं और किन किन क्रियाओं को मैं नहीं देख पाता हूं। जिन क्रियाओं को मैं नहीं देख पाता हूं उनको मैं कैसे देख पाऊं? अगर ये दूसरा कार्य अगर मैं मान लूं कि मेरा जीवन भी, मेरा मानव जीवन
मानव शरीर और जो चेतना है, जो कॉम्बिनेशन है, ये एक परमाणु रूप में स्वीकार करते हैं, तो उसका स्वरूप कैसा होगा, डिजाइन कैसा होगा। इसको सैद्धांतिक रूप से तर्कसंगत विधि से जीवन में होने वाली जो समस्त एक्टिविटीज हैं, क्या इसके द्वारा एक्सप्लेन हो पाएंगी या नहीं, इस पे देखें, सोचें और कंक्लूजन तक पहुंचने की कोशिश करें। देखिए, विषय गंभीर है। अपने को समझना और जानना और किस लिए मैं पैदा हुआ हूं, यह आवश्यक है। जब तक ये हम नहीं समझ पाएंगे, जीवन की सभी क्रियाओं को समझना मुश्किल होगा और मोक्ष की प्राप्ति जिसके लिए मैं पैदा हुआ हूं वह नहीं हो पाएगी। जानने से भी नहीं होगा, जीने से, जानकर उसके अनुसार जीने से होगा। तो आइए हम इस महान मानवीय परंपरा का अंश बने और लोगों का सहयोग करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को एक बार पुनः नमस्कार।